हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 जिसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 28 की इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से यह नागरिकों को एक मौलिक अधिकार के रूप में उपचार देता है। दोस्तों, आर्टिकल 28 यह बताता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा न दी जाए। अर्थात राज्य निधि से अगर कोई शिक्षा संस्थान संचालित हो रहा है, संवर्धन हो रहा है उसका, या उसको कह सकते हैं कि रेगुलेट किया जा रहा है, तो ऐसे समय में राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाते हुए किसी धर्म विशेष की शिक्षा उस शिक्षा संस्थान में ना दे। क्योंकि दोस्तों, जब कोई भी शिक्षा संस्थान अगर राज्य निधि से पोषित होता है या राज्य निधि से संचालित होता है, तो राज्य का यह कर्तव्य होता है कि राज्य के प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से उस शिक्षा संस्थान में हम कह सकते हैं कि प्रवेश करने की अनुमति दे। क्योंकि राज्य स्वयं धर्मनिरपेक्ष चरित्र को धारण किए हुए है और इसी धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए राज्य समानता की स्थापना करने की कोशिश करेगा, जिसके माध्यमों से नागरिकों के मध्य एक समन्वय की स्थिति पैदा हो। लेकिन यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं हुई जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन जिनकी स्थापना किसी विन्यास एवं न्यास के तहत की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राज्य के अंतर्गत कोई शिक्षण संस्थान किसी विशेष उद्देश्य के लिए या किसी न्यास की स्थापना के लिए या किसी विन्यास की स्थापना के लिए स्थापित किए जाते हैं, विन्यास की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे समय में राज्य का यह कर्तव्य होता है कि उन शिक्षण संस्थानों को राज्य के नियम कानूनों के अंतर्गत, संवैधानिक नियम कानूनों के अंतर्गत उनका रेगुलेशन तो करेगा, परंतु ये शिक्षण संस्थान जो किसी न्यास एवं विन्यास के तहत स्थापित किए गए हैं, ये अपनी उस शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए, उसको प्रसारित करने के लिए कह सकते हैं कि इनको छूट दी जाती है। इसका कारण यह है कि हम राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की बात करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष चरित्र दो तरीके, एक तो राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने के लिए है, अर्थात राज्य अपने हम कह सकते हैं राज्य निधि से पोषित होने वाले शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये एक राज्य का अपना धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। वहीं दूसरी तरफ अगर राज्य के अंतर्गत कोई शिक्षण संस्थान किसी न्यास एवं विन्यास के तहत स्थापित होते हैं, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वो उनका संचालन करे, उनको व्यवस्थित करे, उनका रेगुलेशन करे, लेकिन उनको उन शिक्षण संस्थानों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा न पहुंचाए। क्योंकि उन शिक्षण संस्थानों का भी एक अपना धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। उन शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा दी जाएगी, जो हम कह सकते हैं एजुकेशन रेगुलेट की जाएगी, जो एजुकेशन दी जाएगी, उसको बनाए रखने के लिए राज्य हेल्प करेगा, और ये भी राज्य का एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। अतः राज्य स्वयं में धर्मनिरपेक्षता अपनाए हुए, और राज्य इस बात के लिए भी सहायता करेगा कि अगर कोई किसी धर्म विशेष से किसी न्यास की प्राप्ति के लिए, किसी विन्यास की प्राप्ति के लिए या विन्यास को लेके कोई शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाता है, तो उसको भी रेगुलेट करे। तो यहाँ पे राज्य की जो भूमिका होगी वो रेगुलेशन की भूमिका होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य दोहरी धर्मनिरपेक्ष चरित्र को अपनाए हुए, एक तरफ अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए हुए, दूसरी तरफ वो उन अल्पसंख्यक वर्गों को हम कह सकते हैं कि उस धर्म विशेष, उस न्यास विशेष या उस विन्यास की प्राप्ति के लिए भी सहायता करता है, जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों, वहीं अगर कोई शिक्षण संस्थान राज्य निधि से संचालित होते हैं या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करके राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, और उस शिक्षण संस्थान में कोई धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है, परंतु वहाँ पे कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे प्रवेश लेता है, तो उस व्यक्ति की सहमति, उस व्यक्ति की अनुमति लेना भी आवश्यक होता है उस शिक्षण संस्थान में उस व्यक्ति विशेष को शिक्षा देने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राज्य निधि से कोई शिक्षण संस्थान संचालित होता है, परंतु वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो उस धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भी छात्रों से या उस व्यक्ति विशेष से भी अनुमति लेने की आवश्यकता होती है जो उस शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेता है। तो ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रवेश ले रहा है, अगर वह अल्प वयस्क है, वह 18 एज से विलो है, तो ऐसे समय में उस शिक्षण संस्थान के रेगुलेशन करने वाले का यह दायित्व बन जाता है कि वह उस छात्र विशेष के अभिभावक की अनुमति में, उसके संरक्षण में, या उस अभिभावक की अनुमति के अनुरूप
अनुमति या हम कह सकते हैं कि उस सहमत के उपरांत ही वह शिक्षा दे। तो यहाँ पे हमने जो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की जो स्वतंत्रता दी है, यहाँ पे हमने यह माना है कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, धर्म व्यक्ति की संस्कृति का निजी हिस्सा है और संस्कृति व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। और धर्म और संस्कृति व्यक्ति के जीवन से जब जुड़े हुए हैं तो ऐसे समय में राज्य का यह दायित्व बन जाता है कि वो अपने राज्य शब्द के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाते हुए ही इसमें सहायक हो। क्योंकि हम अगर व्यक्ति में निहित उसकी मान्यता, उसकी संस्कृति, उसके धर्म को अगर स्वीकृति नहीं देते हैं तो व्यक्ति राज्य के साथ सहमति की भूमिका में नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति राज्य के साथ एक्सेप्टेंस की भूमिका में नहीं होगा। ऐसे समय में हम राज्य और व्यक्ति के मध्य एक अंतर स्थापित कर देंगे। तो इसी को देखते हुए हमने यह कोशिश की है कि राज्य अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाते हुए व्यक्ति में निहित उसकी धार्मिक मान्यता, उसकी संस्कृति, हम कह सकते हैं कि उसकी जो भी मान्यता, उसकी संस्कृति, उसके धर्म को भी स्वीकृति दी जाए। यही राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जहाँ एक तरफ हम व्यक्ति की स्वीकार्यता को दर्शाते हैं, वहीं राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को भी दर्शाते हैं। और इन दोनों के मध्य एक बेहतरीन समन्वय बनाते हुए हम व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। और ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आने वाली एक बेहतरीन, हम कह सकते हैं कि खूबसूरती है कि हम राज्य, व्यक्ति, उसके धर्म और राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र, इन समस्त अवयवों का, उन समस्त आयामों का एक तर्कसंगत संबंध स्थापित करते हैं। एक ऐसा संबंध है जिससे न सिर्फ व्यक्ति मजबूत हो रहा होगा, न सिर्फ नागरिक मजबूत हो रहा होगा, बल्कि नागरिक के साथ साथ राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र भी मजबूत हो रहा होगा। और राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के मजबूत होने से ही हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 29 में निहित उद्देश्य भी प्राप्त हो रहे होंगे। आर्टिकल 28 के अंतर्गत 4 प्रकार के शिक्षण संस्थान हमने शामिल किए हैं, जिसमें ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका पूरी तरीके से रखरखाव राज्य करता है, अर्थात वे शिक्षण संस्थान जो राज्य के स्वामित्व के अंतर्गत संरक्षित होते हैं, संचालित होते हैं और व्यवस्थित होते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरे शिक्षण संस्थान में वे शिक्षण संस्थान आते हैं जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन जिनकी स्थापना किसी विशेष विन्यास एवं न्यास की प्राप्ति के लिए की गई हो, जैसे मिशन स्कूल हैं। दोस्तों, यहाँ पे यह दिखाया गया कि राज्य न सिर्फ अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को लागू करेगा, बल्कि राज्य किसी धर्म विशेष की स्वीकृति को भी, हम कह सकते हैं कि स्वीकृति को भी दर्शाता है, अर्थात स्वीकृति को मान्यता देता है। क्योंकि अगर हम राज्य किसी धर्म विशेष में निहित शिक्षा को प्रसारित करने का, उसको बढ़ाने का, उसको लोगों तक पहुंचाने की मान्यता देता है, उसकी स्वीकृति देता है, तो वहीं राज्य का यह भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी इस रेगुलेशन अथॉरिटी में या रेगुलेशन पावर में यह निरीक्षण करेगा कि राज्य में निहित कोई धर्म विशेष अगर अपने धर्म का संवर्धन करना चाह रहा है तो वो अपने धर्म में निहित शिक्षाओं को नागरिकों तक पहुंचा सकता है। और यही हमारे राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जो दोहरी भूमिका में होता है। एक भूमिका में अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र की, दूसरी भूमिका में राज्य के धर्म में निहित शिक्षा को प्रसारित करने की आज्ञा देने में या उसको स्वीकृति देने में। इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों 3rd नंबर में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जो राज्य के नागरिकों के लिए हैं। 4th नंबर में आते हैं ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त एवं सहायता प्राप्त करते हैं, अर्थात अगर कोई शिक्षण संस्थान राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है या अन्य किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करता है तो राज्य का यह दायित्व बन जाता है कि उस शिक्षण संस्थान में संचालित शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षण संस्थान के उद्देश्यों के निहित कारकों का निरीक्षण करे। और यहाँ पे भी राज्य अपने निरीक्षण की भूमिका में भी धर्मनिरपेक्ष रहेगा, अर्थात राज्य किसी धर्म विशेष को लेके या किसी पंथ विशेष को लेके या किसी विन्यास विशेष को लेके एक तरफा डिसीजन नहीं लेगा, अर्थात राज्य की डिसीजन की भूमिका में भी धर्मनिरपेक्ष चरित्र समाहित होगा। और यही हमारे अनुच्छेद 28 की अचीवमेंट है कि हम राज्य को उसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र में स्वीकार करते हैं और राज्य के संचालन की भूमिका में भी उसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र होता है। और राज्य में निहित धर्म की अगर शिक्षा दी जा रही है तो उसको भी रेगुलेशन करने में राज्य अपनी भूमिका निभाता है। ऐसे शिक्षण संस्थान जिनमें राज्य अपनी पूर्ण भूमिका निभाता है या जिनका संचालन राज्य द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष चरित्र की शिक्षा प्रतिबंधित है। वहाँ पे धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। इसका मुख्य कारण यह है कि
राज्य अपने स्वरूप में धर्मनिरपेक्ष है और राज्य यह नहीं चाहेगा कि वो किसी धर्म विशेष को अपने स्तर से बढ़ावा दे, या राज्य की भूमिका किसी धर्म को बढ़ाने में नहीं होगी। तो फर्स्ट वाले उपदेश में राज्य की भूमिका होती है कि वो धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाते हुए सभी धर्मों को समान रूप से संवर्धित करने की भूमिका निभाए। वहीं ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना किसी न्यास एवं विन्यास के तहत की गई है लेकिन जिनका प्रशासन राज्य द्वारा किया जा रहा हो, एवं ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त एवं सहायता प्राप्त करते हैं लेकिन उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती हो, तो यहाँ पे राज्य सिर्फ इन शिक्षण संस्थानों को रेगुलेशन करेगा, उनका विनियमन करेगा, उनका निरीक्षण करेगा, लेकिन उनमें निहित जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा का उद्देश्य है, उसमें हेर फेर करने की कोशिश नहीं करेगा या उसमें फेरबदल नहीं करेगा। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम राज्य में निहित राज्य के नागरिकों को, उनके धर्म को, उनके संप्रदाय को, उनमें निहित शिक्षाओं को भी बढ़ावा देते हैं। वहीं राज्य अपने स्वयं की भूमिका में धर्मनिरपेक्ष है। राज्य की यह कोशिश रहती है कि वो स्वयं जब अपनी भूमिका निभा रहा हो तब वो धर्मनिरपेक्ष चरित्र की भूमिका में हो, और साथ ही जब वो किसी शिक्षण संस्थान का रेगुलेशन कर रहा होगा, उसका हम कह सकते हैं कि उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा, उसका निरीक्षण कर रहा होगा या उसको व्यवस्थित कर रहा होगा, ऐसे समय में या इस संचालन की भूमिका में भी राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। लेकिन राज्य किसी धर्म विशेष को, उसमें निहित शिक्षा को प्रसारित करने से भी शिक्षण संस्थानों को नहीं रोकेगा जिनकी स्थापना ही किसी न्यास एवं विन्यास के तहत की गई है। क्योंकि हमने यह देखा है कि हमने आर्टिकल 28 में यह देखा है कि धार्मिक शिक्षा के अधिकार को ही हमने मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। हमने यह माना है कि व्यक्ति विशेष में निहित धर्म, व्यक्ति विशेष की मान्यताओं में निहित धर्म या व्यक्ति विशेष की स्वीकृतियों में निहित धर्म, संप्रदाय, पंथ एवं मत उसकी आवश्यकता है, उसकी मौलिक आवश्यकता है। इसलिए उस नागरिक विशेष से उसकी उस मौलिक आवश्यकता को हटाया नहीं जा सकता है, उससे उसको विलग नहीं किया जा सकता है। इस विलग की स्थिति में हम नागरिक और उसकी पहचान के मध्य एक अंतर स्थापित करेंगे। इसलिए अनुच्छेद 28 जहाँ नागरिक को एक मौलिक अधिकार देता है, इस मौलिक अधिकार के तहत जहाँ उसको मौलिक उपचार मिलता है, वहीं हम नागरिक में निहित उसकी पहचान को भी संरक्षित करते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम अनुच्छेद 28 में निहित धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के अधिकार को संरक्षित करें, ताकि हम नागरिक को मजबूत कर सकें, नागरिक में निहित धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत कर सकें, राज्य में निहित धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत कर सकें। और इन समस्त प्रभावों के मजबूत होने से, इन समस्त हम कह सकते हैं कि समस्त अवयवों के मजबूत होने के उपरांत ही हम नागरिक के साथ साथ राज्य को मजबूत कर सकते हैं और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यही राष्ट्र के भाग हैं। जहाँ नागरिक में निहित अनुच्छेद 28 उसके धर्म के प्रति स्वतंत्रता, धार्मिक मौलिक अधिकार, वहीं राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, उसकी विनियमन की भूमिका, उसकी रेगुलेशन अथॉरिटी, और साथ ही इनका समस्त प्रभाव अनुच्छेद 28 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, और साथ ही अनुच्छेद 28 राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्योंकि अनुच्छेद 28 के उपरांत हम व्यक्ति में निहित संभावना को नकारते हैं। अभाव में अनुच्छेद 28 को अगर अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति में निहित उसकी मान्यता, उसका धर्म, उसका पंथ, उसका संप्रदाय, उसके प्रति उसकी स्वीकारोक्ति को नकारेंगे। तो ऐसे समय में हमारी कोशिश यह होती है कि अनुच्छेद 28 के माध्यम से हम नागरिक को मजबूत करें, राष्ट्र को मजबूत करें और उसमें निहित संभावनाओं को मजबूत करें, और यही राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक आधार भी है। आई होप दोस्तों आर्टिकल 28 को समझने में यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।